Hello students, we were discussing the properties of colloidal solutions and we have discussed three properties: colligative properties, mechanical properties and optical property of colloidal solution. In today's class we will discuss electrical property of colloidal solution. According to electrical properties or electrical charge, the lyophobic salts are divided into two groups, नेगेटिव कोलॉइड्स और पॉजिटिव कोलॉइड्स। यानी जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन के आते हैं उनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये चार्ज आता कहाँ से है? ये चार्ज आता है उनके ऊपर जो आयंस एड्जॉर्ब हुए होते हैं, उन आयंस की वजह से जो कोलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और स्पेशली जब हम बात करते हैं तो लायोफोबिक सॉल्ट्स के लिए ही करते हैं, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्ट्स स्टेबल नहीं होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी के लिए ही हम उनमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स की सरफेस पर जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशंस या नेगेटिव कोलॉइड्स एंड पॉजिटिव कोलॉइड्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको इसके पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम नेगेटिव कोलॉइड्स की बात करें या नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स की बात करें तो जितने भी मेटल के सॉल्ट्स हैं, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स आएंगे ये सारे के सारे नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं। जितने भी मेटालिक सल्फाइड्स बनेंगे, मेटल के सल्फाइड्स, जिसमें कॉमन था, हमने डिस्कस किया था आर्सेनिक सल्फाइड जिसका फॉर्मूला है AS2S3, या फिर एंटीमनी का सल्फाइड या फिर कैडमियम का सल्फाइड। तो जितने भी मेटल के सल्फाइड्स हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके अलावा जो स्टार्च का सॉल बन के आता है या गम का सॉल बन के आता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे कॉमन हमारे पास एग्जाम्पल है मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। और उसमें भी जो सबसे कॉमन आपका एग्जाम्पल दिया रहता है टेक्स्ट बुक्स में वो है आयरन का हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड या फिर आयरन का हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन्स हैं एसिडिक मीडियम में वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन अगर जो ब्लड में प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि नेगेटिव कोलॉइड्स कौन से हैं और पॉजिटिव कोलॉइड्स कौन से हैं। अब ये जो चार्ज आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर, अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना हो कि किस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशंस के ऊपर या कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो वो जो चार्ज आता है उसके लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, एडजॉर्प्शन, जो हमने सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ा था। एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना उसी की बात हो रही है, AD है, एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। Differential adsorption theory says that when two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particle usually takes place। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास है और उसमें अगर हम FeCl3 ऐड कर देते हैं, तो FeCl3 ऐड किया वो डिसोसिएट होगा Fe3+ में और क्लोराइड आयंस में। तो जो आयन कॉमन था यहाँ पे, राइट, जो भी डिस्पर्जन मीडियम में ये हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं आयरन हाइड्रोक्साइड के, तो जो भी आयन कॉमन है, यहाँ पे आयन कौन सा कॉमन आएगा, यहाँ पे भी आयरन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी आयरन प्रेजेंट है। तो जो भी आयन कॉमन है वो क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनेगा वो चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। और कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, जिसको हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस अगर है, तो इसकी सरफेस पे ये फेरिक आयंस जाके एड्जॉर्ब हो गए, राइट। एज यू कैन सी कि हमारे पास
एक जो कोलॉइडल सॉल आ रहा है वो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है, और चार्ज कौन सा है? चार्ज है पॉजिटिव। तो सिंपल है, एक पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। किस इलेक्ट्रोलाइट को हम किस सोल्यूशन में ऐड करते हैं वो भी डिसाइड करता है कि पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा या नेगेटिव कोलॉइड बनेगा। दो सिचुएशन हमने ली हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हम KI के सोल्यूशन में AgNO3 को ऐड करें कि इफ़ AgNO3, ये एरो क्या दिखा रहा है कि KI में ऐड किया जा रहा है। पूरा सोल्यूशन हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और जो डिस्पोजन मीडियम है उसमें पोटेशियम आयंस भी होंगे, आयोडाइड आयंस भी होंगे, राइट। उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट। तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे क्या बन जाएगा? AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इस सब में देखिए जो कॉमन आयन आ रहे हैं, AgNO3 को हमने KI में ऐड किया है, राइट। तो जो आयोडाइड आयन है उनका कंसंट्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा। जो पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बना होगा, जो डिस्पोजन मीडियम होगा, उसमें आयोडाइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो AgI का प्रेसिपिटेट बना है, जो उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, आयोडाइड आयंस उसको सराउंड कर लेगा, और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन तब आएगी जब हम KI के सोल्यूशन में AgNO3 को ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम इसी की ऑपोजिट कंडीशन लेके, सोल्यूशन तो हमारे पास AgNO3 का है, मतलब सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन उसमें अब हम थोड़ा सा KI ऐड कर रहे हैं। तो KI ऐड करने से क्या होगा? हमारे पास अगेन AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन अभी AgNO3 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पोटेशियम आयोडाइड का कंसंट्रेशन कम है। तो जो AgI के आयंस होंगे, राइट, तो सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जो AgI हमारा प्रेसिपिटेट बना है उसमें जो कॉमन आयन है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिल्वर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो सिल्वर जाके इसकी सरफेस पे यानी AgI की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल बन के आएगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ किस में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो दोनों में हमारे पास बन AgI रहा है, लेकिन जब हम KI में AgNO3 डालते हैं तो नेगेटिवली चार्ज बनता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, और जब AgNO3 में हम KI को ऐड करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के आता है, राइट। अब होता क्या है कि जब ये प्रेसिपिटेट को इसने सराउंड कर लिया, ये जो आयंस एड्सॉर्ब हुए हैं इसकी सरफेस पे, ये सराउंड कर रखा है इसने PPT को, और ये जो आयंस हैं, जो एड्सॉर्ब आयंस हैं, ये इसके चारों तरफ एक फिक्स लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिक्स लेयर बन जाती है कि इसको सराउंड किए रहेंगे, जो PPT है इसको सराउंड किए रहेंगे, राइट। और ये जो एड्सॉर्ब आयन की जो लेयर है ये क्या करेगी? ऑपोजिटली चार्ज आयन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। जैसे AgI के सोल्यूशन में ही हम बात करें कि सिल्वर के जो आयंस हैं इसके चारों तरफ एड्सॉर्ब हो गए हैं, एक फिक्स लेयर का फॉर्मेशन कर लिया है, लेकिन अभी नाइट्रेट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव आयंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और अट्रैक्ट करके एक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम AgI के रेफरेंस में दिखाएं तो ये AgI है, इसकी सरफेस पे Ag के आयंस एड्सॉर्ब हो गए, राइट, और एक लेयर बना ली है जिस लेयर को हम कहते हैं फिक्स लेयर। अब ये क्या करेंगे? सोल्यूशन में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं, नाइट्रेट के आयंस प्रेजेंट हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट, और एक और लेयर बन जाएगी इसके चारों तरफ, नाइट्रेट आयंस की लेयर बन जाएगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से एज यू कैन सी एक डबल चार्ज लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब दो इस तरह से ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स प्रेजेंट होती हैं तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं ये फिक्स लेयर के बीच में, और इस लेयर को अगर हम नाम दे दें तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूजन से सारे के सारे आयंस इसके चारों तरफ प्रेजेंट हैं और डिफ्यूज लेयर कहलाती है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है क्योंकि दो ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो हमारे पास एक और वर्ड है जीटा पोटेंशियल, और जीटा पोटेंशियल कैसे आ रहा है ये हमने समझ लिया। The absorbed ion on the surface of colloidal particles form a fixed layer. As you can see, जो silver के ions हैं, they are forming a fixed layer. तो these absorbed ions, they attract oppositely charged ions to form a diffuse layer, and the electrical double layers are formed. And the potential difference between this fixed layer and
diffuse layer is only called zeta potential. So this is the definition of zeta potential. तो जिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की हमें बात करनी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं। अब इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ फिनोमिना ऑफ movement of colloidal particles under the influence of electrical field, right? इलेक्ट्रोफोरेसिस के फिनोमिना में कैथोड और एनोड यूज़ होते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होंगे तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो किधर की तरफ मूव करना चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ। अब इसी चीज़ को अगर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो हम इसके लिए पूरा एक सेटअप रेडी करते हैं, हम एपरेटस यूज़ करते हैं, और वो एपरेटस का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि हम एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसके जो यू शेप की ट्यूब है इसके एंड को हमने यहाँ पे सील कर दिया और उसको हम क्या करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स की स्ट्रिप्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोड्स, राइट। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरफ बिहेव करेगा। प्लैटिनम के हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं जो अपने आप में इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इस यू शेप की ट्यूब के अंदर एक डिस्पर्जन मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया जो हमने वाटर ले लिया, साथ में यहाँ पे एक रिजर्वॉयर ले रखा है जिसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल होता है, राइट। अब इसी रिजर्वॉयर के थ्रू जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे एक स्टॉप कॉक दे रखी है, हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को इस यू ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब सपोज अगर हमने यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, आर्सेनिक सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड अभी हमने कहा कि वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किए तो एज यू कैन सी कि ये अगर आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं या नेगेटिव सॉल हमारा है तो ये किधर मूव करना चाहिए, एनोड की तरफ मूव करेगा। और हमें बहुत ही क्लियरली इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपोजिशंस दिखाई देना शुरू होते हैं, और अगर डिपोजिशंस ना भी दिखाई दें तो यहाँ पे जो कलर होगा वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो आर्सेनिक सल्फाइड तो मूव किया एनोड की तरफ, जो ये शो कर रहा है कि आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमने कोई पॉजिटिवली चार्ज जैसे मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर हमने इसके अंदर फिल किया होता कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब हमें इस चीज़ को कैसे प्रूफ करें, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने यू शेप की ट्यूब के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड को इंट्रोड्यूस किया तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर आयरन के या फेरिक के आयंस डिपॉजिट होते हैं या एड्जॉर्ब होते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव आयंस किधर माइग्रेट करते हैं, हमेशा ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं तो वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज हों तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को, यानी जो मूवमेंट हो रहा है कोलॉइडल पार्टिकल का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसी में एक और टर्म आ जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है और ये कैसे डिफर करती है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स हो रहा था। अब समहाउ अगर हम इन कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दें, चेक कर दें, कोई भी मीन हमने अडॉप्ट किया, किसी भी तरीके से हमने उसको प्रिवेंट कर दिया, मूवमेंट को प्रिवेंट कर दिया, तो फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे हमने यहाँ पे वाटर डिस्पर्जन मीडियम लिया है, तो ये जो डिस्पर्जन मीडियम है इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ी है, सोल्यूशन चैप्टर में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है, राइट। अब ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो सेम इसी फिनोमिना को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो दो टर्म हमने कर लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बेसिकली क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके वहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डेवलप किया है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप किया है और फिर कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और अगर हम समहाउ कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दें तो इस पूरे प्रोसेस में फिर क्या होता है, जो वाटर है जो डिस्पोजन मीडियम की तरह हमने यूज़ किया था उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह या कोलॉइडल पार्टिकल की जगह पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, डिस्पोजन मीडियम मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलिगेटिव सॉल्यूशन।